श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर बात करने के लिए अपने सभी साथियों के साथ एकत्रित हूँ। सच बात यह है कि डॉक्टर, जो कि डॉक्टर मुक्ता के नाम से जानी जाती हैं, माननीय राष्ट्रपति द्वारा ऑलरेडी पुरस्कृत हैं, उनकी इस पुस्तक चिंतन के आयाम के एक निबंध पर हम आज बात करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर मुक्ता स्वयं ये बताएं कि क्या विषय है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, और फिर हम सारे मेहमानों की साथ साथ इंट्रोडक्शन भी देंगे। डॉक्टर मुक्ता प्लीज। नमस्कार। आज का हमारा विषय है दुष्कर्म लाइलाज समस्या नहीं। जी डॉक्टर साहब, हाँ प्लीज। बोलिए। अक्सर आप लोगों ने अखबारों में ये बात पढ़ी होगी कि फलानी जगह एक एक्सीडेंट हुआ है और किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। वो दुष्कर्म परिवार के लोगों द्वारा भी हो सकता है, वो राह चलते भी हो सकता है, और वो किसी संस्था के बीच में भी हो सकता है। तो अक्सर हम लोग उस खबर को पढ़कर सिर्फ आश्चर्य व्यक्त करते हैं और उसकी थोड़ी बहुत अपने मित्र मंडली में चर्चा करके उस बात को वहीं रोक देते हैं। आज हम जो डॉक्टर साहब ने विषय लिया है वो ये है कि दुष्कर्म की बीमारी तो है ही हमारे समाज में, लेकिन इसका इलाज क्या है, इसको कैसे हमें दूर करना है। इसके लिए हमने अपने साथ अपने यंग पार्टिसिपेंट्स को भी लिया है ताकि उनके व्यू पॉइंट को भी ले सकें। मैं जो है गुजारिश करूंगा अपने साथी से कि वो अपने यंग साथियों की इंट्रोडक्शन करवाएं। किरण। नमस्कार श्रोताओं, हमारे बीच में हमारे स्टाफ से प्रियंका है, आप इन्हें दोपहर को सुनते हैं। देन आयुषी हैं, और हमारे साथ अभी स्टूडियो में जुड़े हैं श्रद्धा जी। प्रीति मैम से आप पहले से ही वाकिफ हैं, और ज्योति जी भी हमारे साथ अभी एसोसिएट हुए हैं। डॉक्टर मुक्ता से एंड डॉक्टर मुकेश गंभीर से आप परिचित हैं। सो एक ये जो मुद्दा आज हम लोग बात जिसके ऊपर करने जा रहे हैं, ये वाकई में एक चिंता का विषय है, और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि जो हमारे यूथ हैं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने, उनके विचार जाने, इसके लिए क्या है। तो प्रियंका, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हैं। क्या ये जो दुष्कर्म के मामले आते हैं और फिर जो कानून है हमारे देश में, क्यों इन लोगों को या तो कोई अच्छी सजा नहीं मिलती जिसकी वजह से उन्हें सबक मिले, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? प्रियंका, मैं इससे पहले आप अपनी बात कहना शुरू करें, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस तरह से राह चलते हुए हम देखते हैं कि किसी एक मोटरसाइकिल वाले का या साइकिल वाले का या गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और कौतूहलवश हम उसको देखते हैं, बस देख के आगे सर जाते हैं। हम ये भी नहीं जानने का प्रयास करते कि किसकी गलती है, क्यों कर हुआ है, और जहां एक्सीडेंट हुआ है क्या वो आदमी मेडिकल जरूरत के लिए कहीं तड़प तो नहीं रहा। ठीक ऐसा ही समाज का एटीट्यूड इस तरह की बात के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट से जुड़ा हो गया है, और उसके ऊपर बड़ी त्रासदी ये है कि जिसके परिवार में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है वो भी समाज में मुंह छुपाता फिरता है कि मेरी ये बात बाहर ना निकले, क्योंकि समाज मुझे क्या कहेगा। इन बातों को मद्देनजर में रखते हुए कृपया आप अपनी बात को रखें।
क्योंकि सर हम जिस समाज में जी रहे हैं इस टाइम पे, ये बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट करता है और बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। जी। हम ये जब सारी चीज़ें अगर हमारे जानने में किसी के यहाँ भी हो जाती हैं, तो हम इन चीज़ों को दबा के इसलिए रखना चाहते हैं कि ये हमारे घर की इज्जत है और ये कहीं से भी बाहर ना जा पाए। हाँ। क्योंकि लोग सुनेंगे तो पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ इसके बारे में कहेंगे, हाँ। जिससे बदनामी हमारे परिवार की होगी। हाँ। वो ये नहीं सोचते हैं, अगर इस बात को वो छुपा लेते हैं तो इससे कई और हैं जिनके साथ ऐसी चीजें हो जाएंगी, तब वो क्या करेंगे उन्हें खुद भी पता नहीं बिल्कुल होगा। सही बात कह रही हो। हाँ। जी, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली हमें बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि बेटा तुम्हें बैड टच का पता होना चाहिए, गुड टच का पता होना चाहिए, कि जहाँ से आप निकल रहे हो लोग कैसे क्या आपको देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को भी बतानी पड़ेंगी। ये प्रियंका, बहुत बिल्कुल ठीक आपने कहा है। जी। मैं किरण ये चाहूंगा जी। कि इस बात के बाबत इस पे भी विचार किया जाए। प्रीति जी, आप ही बताइए कि अगर ये तो वो स्थिति है जिसमें स्कूल में या कॉलेजेस में इस बात को बताया जाता है कि बैड टच और गुड टच वाली बात, यस। लेकिन जहां पर जबरदस्ती की जाती है, जी जी चाहे कोई घर में काम करने वाली आई हुई है जी उस स्त्री के साथ हो, या कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई स्त्री है उसके साथ कोई काम करने वाला, या कोई बॉस, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस स्थिति में है कि वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, उस स्थिति में जो विक्टिम है उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसको कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए, दैट इज आल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न, जिसके ऊपर हमें, तो मैं आपसे ही कहूँगा, आप बताइए इसमें क्या आप कहते हैं। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है सर, जी। और मेरे सभी सुनने वालों को मैं ये बात कहना चाहूँगी, जो स्त्रियाँ, जो लड़कियाँ, जो छोटे लड़के या पुरुष भी सुन रहे हैं, अगर वो कभी भी दुष्कर्म का शिकार होते हैं तो वो डरे नहीं और वो अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं, क्योंकि इसमें जो पीड़ित है उसके लिए शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म की बात उनके लिए है जिन्होंने उन्हें कष्ट पहुंचाया है। तो अगर वो शर्माना छोड़ देंगे या अपने शरीर ये छोड़ देंगे, उनके शरीर के साथ अगर किसी ने गलत कर लिया तो उससे उनका शरीर अपवित्र नहीं होता है, अपवित्र होती है उस व्यक्ति की मानसिकता जो कि उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और पूरे समाज को भी यही करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पूरा सहारा दें, और जब हम उनको पूरा सहारा देंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं कम होंगी। मैडम, मैं आपकी बात सुनकर, अभी आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग HIV एड्स से जो ग्रसित लोग हैं जी जी उनसे बात करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं। जी। देखिए, समाज में एक समय ऐसा था जब HIV के बाबत ये माना जाता था कि टच मी नॉट वाली बात। छू भी लेंगे तो हो जाएगा। यस। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं और वो इसको एक समस्या के तौर पर ले रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का एक्सीडेंट, इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है तो आपने बिल्कुल उचित कहा कि वो ये ना समझें कि इसमें वो कसूरवार है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी, दे शुड कम ओपनली और उस व्यक्ति विशेष को पनिश करवाएं जो इस तरह की हरकत करता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते, ज्योति जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि आज ये जो समाज में इस तरह की हमारे सोसाइटी में बातें हो रही हैं, उनके प्रति हमारे बच्चों को, हमारी लेडीज को कितना सचेत रहना चाहिए और किस तरह से निपटना चाहिए? देखिए सर, ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, कोई एक छोटा मुद्दा नहीं है जी। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं
निर्भय का जो एक हमारे पास इंसिडेंट आया था, जी, जिसे आई थिंक ग्लोबली सभी को झकझोर के रख हाँ, दिया था। हाँ, सो उसके बाद से मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चेंजेस, वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आई हैं, चेंजेस आई हैं जी, और काफ़ी प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं। हाँ, और अभी भी बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस की। जी, और अवेयरनेस जो है वो सिर्फ वीडियोस देख के या फिर अपनी कुछ आप पुस्तिका पढ़ लें उससे होती है। अवेयरनेस होती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ। यस, आप उसमें अपने आप को इतना मजबूत कैसे बनाएं, उसके लिए अगर आप कुछ भी सेशंस जो है वो कि आप इंस्टीट्यूशंस के अंदर अरेंज हो Yes. और गवर्नमेंट इसके ऊपर पुरजोर मेहनत करे, जी। तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत अच्छे से सुलझाया जा सकता जी। है। पोलियो जैसी बीमारी को अगर हम जड़ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल, तो ये बीमारी तो एक मानसिक बीमारी जी। है और इसके लिए इस मानसिकता के साथ जो भी जिस भी कम्युनिटी में जिस भी ढंग से ये काम हो रहा है, जी, उन लोगों को सेपरेट किया जाना चाहिए और जी। उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए करना चाहिए। जी, क्योंकि मैं सड़क पे चलती हूँ तो मुझे अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेके चलनी बिल्कुल, पड़ती है। लेकिन मेरे आसपास क्या है उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकती, बिल्कुल, लेकिन मुझे अपने को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार में, मेरे घर में बच्ची है, हाँ, उसको ये कहना है कि आप, मैं बहुत कहना चाहूंगी एज अ वुमेन ओनली कि मैंने देखा है कि आज की डेट में लड़कियां बहुत फोन पे बात करते हुए चल रही हैं। जी, आप फोन पे बात इतना जरूरी नहीं है, आपका सुरक्षित पहुंचना घर पे जरूरी है। बिल्कुल, और आप अवेयर रहेंगी, अलर्ट रहेंगी तो किसी की कोई मजाल नहीं है ये Yes. सब पहुंचे। बिल्कुल सही कहा। और आप अपने बूते पे बहुत कुछ कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि टाइकेंडो सीखा जाए या फिर Yes. मारपीट की जाए। आप Yes. एक अलर्टनेस के साथ इस सोसाइटी में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत सही, बहुत बहुत सही। अच्छे आपने अपने व्यूज रखे। डॉक्टर मुक्ता, मैं जी। ये जानना चाहूंगा कि आपने इस निबंध में मौलिक तौर पर किस बात को सामने रखा है और किस तरह से आपने सुझाव दिए हैं कि इस बीमारी को लाइलाज ना मान के इलाज वाली मानते हुए इसके क्या उपाय हैं, पहले हम आपको सुनना चाहेंगे, उसके बाद जो लोग रह गए हैं वो भी अपने व्यूज देंगे। जी, सब शायद सबको ये विषय पसंद आया होगा जी, 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 और हमें इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम लोग क्या करते हैं समाज में कि कोई चीज जो हमारे वश में नहीं है उसको बोल देते हैं लाइलाज है, जी। लाइलाज समस्या है। जी, परंतु जब कोई समस्या जन्म लेती है तो समाधान भी उसके साथ साथ होता है। ठीक है, दुष्कर्म किए जाते हैं, आज से नहीं सदियों से ये सिलसिला चल रहा है और अधिकतर तो पीठ में छुरा भोंकने वाले Yes. और जो दुष्कर्मी हैं हाँ, वो हमारे अपने होते हैं बिल्कुल बिल्कुल आसपास और से। आसपास के अपने परिचित होंगे या संबंधी होंगे। और हमारे यहाँ पर क्या धारणा है कि यदि ये बात हमारी चार दीवारी से बाहर निकले तो हमारी बदनामी हो जाएगी। जी, जी, इसलिए उन लड़कियों को जो है बिल्कुल चुप करा दिया जाता है। कई बार हम अपने घर से बाहर भेज देते हैं किसी संबंधी के यहाँ और जल्दी से उनका विवाह करके मुक्ति पा लेना चाहते हैं। जी, परंतु हम ये नहीं सोचते कि वो लड़की जिसके साथ ये हादसा हुआ है जी, उसने उस स्थिति में कितनी मानसिक यंत्रणा झेली होगी, बिल्कुल ठीक है। कितना शारीरिक कष्ट हुआ होगा उसे और उसकी मनस्थिति क्या होगी। क्या उस मनस्थिति में वो माता पिता के या संबंधियों के या इधर उधर की बातें सुनने या कबूल करने के योग्य है। हम इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। जी, जबकि बात यह है कि इसमें दोष उस बच्ची का नहीं होता, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल क्योंकि जो उस समय पर जो बच्चियां हैं उनके साथ जबरदस्ती ये दुष्कृत्य किए जाते हैं और
ऐसी स्थिति में वो अपना बचाव नहीं कर पाती और ये हादसे घटित हो जाते हैं। और आजकल तो जैसा कि सर्वविदित है, ये जो हमारे गुनाहगार हैं, जो दुष्कर्मी हैं, बहुत सचेत हैं। उन्होंने यही किया हुआ है नया कि ट्रेंड आप जो है उसको जो है मार दीजिए, पूरा या आप smooth ही ये रहता कि है। पत्थर और ईंटों का प्रहार करके बहुत मिटा दीजिए उसको, उसकी पहचान ना हो पाए और तुरंत वो निकल पड़ते हैं एक नए शिकार के लिए। अब जो दूसरी बात हमारे सम्मुख आती है कि हम ना तो उन बच्चियों की मनस्थिति को समझते हैं और दूसरी बात है कि हम जो दुष्कर्मी होते हैं उन्हें आश्रय देते हैं। उनके माता पिता या संबंधी बड़े से बड़े वकील के पास जाते हैं, उन्हें बचाने का भरसक प्रयास करते हैं और समझौता करना चाहते हैं। तो मुझे याद आ रही है कि ऐसे ही एक कविता लिखी थी मैंने 2007 में, मेरी पुस्तक आई थी अस्मिता जी। जिसमें मैंने यही दर्शाया था कि ये दुष्कर्म का हादसा होता है, कोर्ट चल रहा है, जिरात चल रही है और दुष्कर्मी के जो संबंधी हैं वो उस लड़की के माता पिता पर दबाव डाल रहे हैं कि चलो इसका विवाह उसके साथ कर दो या कुछ पैसा लेके बात को समाप्त करो। क्या ये संभव है? क्या इससे वो लड़की उम्र भर उसके साथ पत्नी बनकर जी पाएगी? शायद नहीं। और उपहास करती हैं ऐसी स्थिति में जब ये समझौता होता है। तो उसका कविता का नाम भी था चूड़ियों की टुकड़ियां। तो ये सब होता है क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुखौटाधारी हैं, जाते हैं, कुकर्म किया और रात के अंधेरे में वापस लौट आए और दिन के उजाले में कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसी जो बच्चियां होती हैं, चाहे आजकल तो कहते हैं कि 2 वर्ष की बच्ची, या अब तो क्या यही चलता है अभी 3 महीने की बच्ची और 90 वर्ष की वृद्धा, कोई अंतर नहीं। क्योंकि उस समय पर ये लोग जो है ऐसे हवस इन पर इतनी अधिक होती है कि वो अपने पल भर में अपनी क्षुधा को शांत करना चाहते हैं। वैसे तो देखिए कि कितना वो होता है, भाई ये उस जाति की है, ऐसी है, वैसी है, परंतु उस समय पर उनको इस चीज का ध्यान नहीं आता। उस समय को सारे मतलब भेद उनमें कोई नहीं रहता है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस एग्जैक्ट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि हम सब लोग इस बात पर भी चिंतन करें कि किस तरह से इन सब एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। तो मेरा मानना है, पहले तो जो पेरेंट्स हैं, जो गाइडेंस देते हैं, वो अपने छोटे बच्चों को, बच्चियों को, मैं दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल शोषण करते समय लड़कों का भी हो रहा है, तो उनको ये बात समझाएं कि वो किस तरह से उन परिस्थितियों को अवॉइड करें जिसमें किसी अपरिचित व्यक्ति को या परिचित व्यक्ति को मौका मिल जाए कि वो अकेला देख के उस बच्चे या बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म ना कर पाए। तो पहला तो लेसन मैं समझता हूँ, और अवेयरनेस जो देनी चाहिए वो घर से देनी चाहिए और खुल के माँ बाप को बात करनी चाहिए, या बड़ी सिस्टर्स हैं तो उनके माध्यम से बात कराएं ताकि बच्चों को ये अवेयरनेस आनी चाहिए, खास तौर पर
गर्ल्स को। डॉक्टर साहब, मैं इसी जी। संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगी जी जी कि पहले हमारे यहाँ जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, जी तो हमारी मतलब बड़े बुजुर्ग होते थे, दादी नानी या बुआ या जो भी हमारे यहाँ पे थे, जब वो इकट्ठे रहते थे जी तो उनको शिक्षा मिल जाती थी, चाहे भी पुराने समय की अच्छी कहानियां सुना के या वैसे। परंतु आजकल तो ये है डॉक्टर साहब, कि आप ये जानते हर एक- हैं न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं, हर एक के हाथ में छोटा हो गया है परिवार। एक एक मोबाइल है। एक्सप्लोसिव मोबाइल है मोबाइल, बस, जो आज जिससे पूरा ज्ञान और पूरी डिस्टॉर्शन वो अवेलेबल है। तो आप ये देखिए कि अब अगर हम पुराने समय को याद करेंगे तो इस बदलते युग में जहां पर हर एक के हाथ में एक एक जो है सेल फोन है जिस पर सब कुछ खुले में अवेलेबल है, तो वहां पर संस्कारों की और उसकी बात करना कोई मायने नहीं रखता। आजकल तो ये बात है कि हर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है और उसके लिए माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को और बच्चियों को गाइड करें। मैं अकेला ना छोड़े सर। यस यस इसके साथ let us hear the teenagers what do they say, please जरूर, come जरूर। out। आप बताइए इन सारे विषय पे जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं उसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैम ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जो काम लड़कियाँ करती हैं वो लड़के क्यों नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल छोटा सा ले लें कि अपने बर्तन उठा के किचन में रखना है, बहुत छोटा सा काम होता है ये, लेकिन हम अपने घर में देखते हैं कि मम्मा खाना बनाई जा रही है, पापा खाते हैं, ठीक है, पापा कभी नहीं रखते हैं, ना भाई रखता है, जो करती है बहन करती है या फिर मम्मा करती है। हाँ, मतलब वो डिस्पैरिटी इज स्टिल कंटिन्यूइंग। हाँ, ये आज भी देखने को मिलता है घर में। तो धीरे धीरे हमें चेंजेस लाने चाहिए, राइट। दोनों को इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। जितनी डांट लड़की को पड़ रही है उतनी ही डांट लड़के को पड़नी ही चाहिए कि अच्छा आपने ये गलत करा है तो सही कह रही हो। व्हाट इज योर व्यूज? सबसे पहले तो मैं यही जैसे मैम ने कहा था कि हाँ हम पर्दा कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि भाई इसमें कि जो लड़की है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। हम सोचते कि अच्छा लड़की है, इसकी लड़की की भी ज़िंदगी है, उसके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए जो उनके पेरेंट्स हैं वो समझौता करते हैं। क्या कभी ये कोई सोचते हैं कि जो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या करना है आगे? हमारी गलती भी यही है कि हम चुप होकर बैठ जाते हैं। हम क्यों अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों आज की डेट में भी स्कूल्स में हुए या फिर जो पुलिस महिलाएं जो होती है, दिल्ली पुलिस की महिलाओं की बात करें कि क्यों हमें ट्रेनिंग लड़कियों को नहीं दी जाती कि अपने लड़ाई लड़ो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो लड़ना सीखो। मारना कोई बुरी बात नहीं है जब तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा हो, ये सीखना होना चाहिए। आज के टाइम में एजुकेशन नहीं है, बहुत सारी लड़कियों से पूछोगे कि उन्हें लड़ना आता है नहीं, या फिर उनके माँ बाप से पूछोगे लड़कियों के बारे में तो वो क्या कहेंगे? क्या करेंगी लड़कियां लड़के? क्या करेंगी लड़कियां? थोड़ी मतलब कि अपने हक की लड़ाई लड़के या फिर कुछ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई के लिए भी सीखे, वो क्या ही करेंगी? वो कहेंगे इन्हें कौन सा दूसरा मैरीकॉम बनना है, इन्हें क्या करना है? चुपचाप जाए, समय से वापस घर पे आ जाए, घर का काम करे, अपनी पढ़ाई लिखाई करे, जॉब पे जाए, चुपचाप आके सो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लड़कों को देखें तो उन्हें रात रात भर आज़ादी होती है घर के बाहर रहने की। हमें क्यों नहीं होती है? आप उन्हें भी सिखाइए ना कि अच्छा ये गलत बात है, इतनी देर तक घर के बाहर रहना, ऐसी ऐसी बातें करना। क्यों ये सिखाया नहीं जाता? क्यों सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑफ द डे हम पे ही आती हैं? बिल्कुल सही बात कह रही हो। You have shifted very recently from Pune to this place, keeping in view the culture which is prevalent there and the crudeness which is prevalent here in this area of the country. How do you react to all this problem on which we are discussing? Hello everyone. So very rightly you have asked, and before shifting here everyone was asking us कि बहुत मतलब unsafe area है। अभी तक यही सुना है कि वहाँ पर Delhi is the most unsafe area. So मैं reaction तो खैर अभी I am very new here, but I am finding this place quite okay. I am liking this place. But मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे सब लोगों ने बोला कि एक अवेयरनेस करनी चाहिए और लड़कों को भी बताना चाहिए, लड़कियों को भी बताना चाहिए कि अकेले न जाएं या सेफ रहें।
सो दूसरी तरफ आई एम अ मदर ऑफ 2 sons. Okay. सो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि हम लड़कों को स्टार्टिंग से ही बताएं, एज Yes. मैम सेड, कि Yes. लड़कियों की रिस्पेक्ट करो. ये Yes. चीज़ आनी ही क्यों चाहिए Yeah. कि लड़कियों को अपने आप को सेफ करने के लिए या तो जल्दी घर पहुंच जाओ, Yes. इस टाइम के पहले दे हैव टू गो इनसाइड Right. देयर हाउस. Right. सो पहले से ही लड़कों को अभी ये ग्रास रूट लेवल से ही ये स्टार्ट करना पड़ेगा कि लड़कों में वो स्टार्टिंग से ही मेंटालिटी उनकी वैसी ही रहे कि दे हैव टू सेफगार्ड देयर सिस्टर्स, या जो भी सड़क पे जो भी लड़कियां चल रही, दे हैव Right. टू ट्रीट एवरीवन इक्वली. Yeah. एंड एज इसमें जो पॉइंट मैम का है कि लाइलाज नहीं नहीं है. हाँ. सो ये चीज अब जो अभी मैं बात कर रही हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं Yes. वो जब तक बड़े होंगे उसके बाद का, बट उनके बड़े होने तक ये चीज ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना चाहिए कि ये चीज सोचने में भी उन्हें डर लगे Yes. कि ये करना ही नहीं है. Exactly. बिल्कुल दिस सही. इज टोटली बिल्कुल नॉट अलाउड. That's Yes. it, here comes the awareness. Yes. और Yes. आप अगर अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं और अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ अभी क्या है कि हम सारे के सारे दौड़ में हैं। स्कूल जो है वो सीबीएसई अपना सिलेबस खत्म करने में लगा, बिल्कुल। टीचर्स अपने फॉर्म भरने में लगे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है कि कोई किसी बच्चे का अगर 45 की क्लास है या 30 की क्लास है कि 4 बच्चे अगर यहाँ पर शांत बैठे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम है, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि उनसे 1 to 1 बात करें। सबसे बड़ा जो बात करने का जो एक वो है वो कल्चर टोटली खत्म हो रहा है। वो घर में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, यहाँ क्या है हर आदमी काम के पीछे भाग और पैसा पैसा पैसा, और वो पैसे का यूटिलाइजेशन वो क्या कर रहा है उसको कोई उसका वो नहीं है, और इसी की बर्बादी का कारण है ये सारी और सोसाइटी बच्चे में। ना कंप्लेन भी नहीं कर पाते अक्सर, या बच्चों की कंप्लेन कई बार मदर फादर सही ढंग से समझ नहीं पाते। तो अगर बच्चा सहमा है तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। बात और करनी अगर वो छोटा बच्चा कभी भी कहे ना कि ये अंकल ठीक नहीं है या ये आंटी ठीक नहीं है, नहीं है ना? जानना मुझे जानना ये चाहिए। पसंद नहीं है या मेरा कजिन मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, इस बात को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। प्लस जो बच्चा बोल नहीं सकता, यानी कि 1 साल से छोटे के बच्चे को रूल बना ले कि माँ या पापा या दादी, इसके अलावा वो बच्चा कहीं सेफ नहीं, या नानी, इन 4 रिश्तों के अलावा बच्चा कहीं सेफ नहीं है, ये पता होना चाहिए। चलो दादा दादी रख लो बस, और ये हर व्यक्ति को इसका ध्यान रखना है। जब ऐसे कानून बनेंगे तो आपके अंदर एक दहशत सी बैठ जाएगी और आप साहस नहीं जुटा पाओगे ऐसे कार्य करने का, ऐसे दुष्कर्म करने का। और मुझे लगता है कि मैम हमें ही क्यों, मतलब एक महिला को ही क्यों ये सब करना है, मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें ही क्यों ये फीलिंग आती है कि हम इनसिक्योर हैं। कभी ये पुरुष क्यों नहीं सोचता कि मैं भी इनसिक्योर हूँ उस चीज पे, मतलब ये क्यों, ये बेसिकली मैं बताऊं, माइंड सेट है कि यहाँ तो घर से ग्रूमिंग ऐसी है कि लड़की हो लड़की हो लड़की हो। ये भी है स्टार्टिंग से वो लेकिन वैसे ही लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर हम ये सोचते हैं कि खाली महिलाएं ही इनसिक्योर हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी हमने अपने समाज को नहीं समझा। हमारे समाज में लड़के भी उतने ही इनसिक्योर हैं, तो बेहतर होगा कि हम आज से ही इस बात को भी समझें। कई पहलू हैं। हाँ, स्टार्टिंग में घर से ही करना चाहूंगा। हाँ, आप देखिए जो लड़की होती है घर की, हमेशा उसे कहा जाता है कि कोई गलत स्टेप मत उठाइए, घर की इज्जत तेरे हाथ में है, लड़के के हाथ में क्यों नहीं? हाँ, सही बात। गलत स्टेप तो वो भी उठा सकता है, अगर वो बाहर समाज में जाके कुछ गलत करेगा तब भी तो इज्जत खराब है ना घर की, हाँ। बट लड़के को नहीं कहा जाता, वो टाबू है ना, लड़का है ना? Yes, yes. ये जरूरी चीज है। आप अपनी लड़की को बोल रहे हैं कि लड़कों के साथ मत रहा कर रात को, या इतने टाइम के बाद घर से बाहर मत रहा कर, लेकिन दूसरी साइड आप लड़के को भी सिखाओ ना कि भाई जो सड़क पे दूसरी लड़कियां चल रही हैं वो तेरी बहनों की जैसी हैं, उनको छेड़ना गलत चीज है, उनके साथ बदतमीजी करना गलत चीज है। ये घर की है जो पेरेंट्स सिखा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बाहर आओ घर से तो हम अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखिए पब्लिक प्लेसेस है, ऑटो स्टैंड्स है, बस स्टैंड्स है, रेलवे स्टेशन है, हर जगह पर ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, बट वहां पर जो पब्लिक होती है उन्हें कोई मतलब नहीं है, दर्शक वो
वेट करते हैं कि कब कोई दुर्घटना हो और कब हम अपने फेसबुक पे स्टेटस वीडियो डालने में लग जाए। कुछ भी होता है तमाशबीन। है ना, 2 दिन का मार्च निकालेंगे, सबके अंदर 2 दिन जोश आएगा, तीसरे दिन सब कहेंगे यार छोड़ो ना, रोज का हम अपनी जॉब क्यों खराब, हमारा नुकसान हो रहा है, हमें इससे क्या मिलेगा। सोशल मीडिया पे सब वो है, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आएगी तो सबके मुंह पे ताले। हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब स्टार्टिंग में किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो वहां पर बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसको objection आवाज नहीं करता नहीं, है। कोई आवाज नहीं। मेंटलिटी होती छोड़ना, मेरी बहन थोड़ी है, हाँ, मैं क्यों पंगे लूं, उससे भी इसका ज्यादा इसका किया धारा मेरे ऊपर आएगा। उससे ज्यादा उस पे दोष भी लगा देंगे। दोष भी लगा उसने देंगे, ड्रेस yes। ऐसी पहनी थी, हाँ, वो ऐसे ही चप्पल दिखी यस, है। हाँ। उसे जज करने लगेंगे। बट किसी में ये हिम्मत नहीं होती कि वो आगे आके बोले भाई क्या बदतमीजी है, क्यों लड़की को पब्लिक प्लेस पर परेशान कर रहा सही हो, कह रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा। किरण जब जी, कोई इसी दुर्घटना, संदर्भ में मैं ये भी Yes। कहना चाहूंगी कि आजकल ये जो दुष्कर्मी या ऐसे दबंग लोग हैं, पिस्टल या तलवार या कुछ भी चाकू एक वगैरह। हाथ हाँ। अपने साथ रखते हैं, हाँ, और वो सोचते नहीं है कि तुरंत जो है वो उसको Yes। मार के पटक देते हाँ, ये हैं। कितना तो ऐसी जो हाँ। असुरक्षा की भावना उनमें आती है कि यदि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सब कब समाप्त होगा, जब हमारे कानून बहुत सख्त होंगे। कानून अब आप सख्त देखिए, होंगे। मैम, मेरा ये मानना, कानून से पहले जब हमारा समाज जागृत होगा Individual level पे। तब तक कानून भी कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, जब वो जो प्रियंका थी लड़की, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उनके दोषियों को सजा मिली, पूरा देश आगे आया। ये अच्छा था फैसला जो एकदम लिया गया, एनकाउंटर इन लोगों का किया गया, अच्छा था, पूरा देश उसके सपोर्ट में था, समाज थोड़ा जागृत हुआ। ऐसे ही अगर पूरा समाज जागृत होगा ना इन चीजों के खिलाफ, तो इतना बड़ा कोई कानून की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। ये अब क्या कई बार बड़े करना भी चाहिए? तो सजा दी गई। किरण, हाँ। वो याद है जो जो सुशांत से Yes। सुशांत का केस राजपूत याद है? हाँ। सुशांत राजपूत क्या हुआ था, उसकी मैनेजर को मारा पहले। हाँ, Yes। सुशांत ने कहा कि मैं इसको न्याय दिलाऊंगा, क्या हुआ उसका हाँ। हर्ष? कि दीमापुर जेल में किसी दुष्कर्मी को रखा गया और उसके पश्चात यही बात आई कि इसे तो हमें सजा देनी चाहिए। तो वहाँ के उनके दिमाग में आया कि ठीक है, इस दुष्कर्मी को लाओ। उन्होंने उसे 10,000 लोगों को सौंप दिया कि इसे मारो। अब फिर यही उसको होना चाहिए। सड़कों पर जो है घुमाया गया, फिर उसको जला करके उन्होंने टांग दिया। ये नागालैंड की घटना है। ऐसा ही होना और उसके बाद आज तक 1915 के बाद कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। ये सच्ची घटना है, अखबार में इसकी कटिंग जो है पड़ी थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब तक हम ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जी जी। तो रोज ये निर्भया कांड होते रहेंगे, प्रियंका कई- कांड होते रहेंगे। और ये जो आप देखते हैं कि कितनी बुरी तरह से, अब ये हिमाचल का आसिफा का देख लीजिए, गुड़िया का देख लीजिए, क्या है शुरू। जी। रोज हमारे आस पड़ोस ऐसे हादसे होते हैं, देखिए डॉक्टर साहब, परंतु हम मेरा चुप रहते हैं। मेरा ये मानना है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी तो मिल गई, लेकिन सच मायने में डेमोक्रेसी अभी हम डिजर्व नहीं करते। ये बात इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने भी प्रूव कर दी थी, और ये बात अब योगी जी यूपी में भी प्रूव कर रहे हैं। आप देखिए, वो इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं कि ये जितने भी हुड़दमबाजी करने वाले लोग थे, जिस ढंग से इनकी प्रॉपर्टी को गिराया जा रहा है, हमें कानून में बहुत स्कोप मिला हुआ है। अगर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसी कानून के रहते हुए हर एक बात को दबाया जा सकता है, उसका नया रुख सामने लाया जा सकता है। तो सच बात ये है, कानून तो हैं, लेकिन उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इसी तरह से मैं हाँ आपको जी। एक और छोटा सा उदाहरण देती हूँ बताइए। बीजिंग हाँ, yes। कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और वहाँ के राजा को पता लगा। वो तुरंत उस बच्ची के पास गए और उससे एक वाक्य कहा, बेटा जब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, जैसे तुम चिल्लाई थी, क्या चिल्ला सकती हो?
तो वो बच्ची कहती हाँ, बहुत दुखी थी, दहशत में थी वो। तो कहते हैं कि वो चिल्लाई, आधा किलोमीटर दूरी तक उसकी चिल्लाहट की आवाज लोगों ने सुनी और 10 मिनट के अंदर वो आरोपी पकड़ा गया, क्योंकि राजा ने कह दिया था यदि आरोपी नहीं पकड़ा गया 30 मिनट के अंदर तो मैं सबको गोली से उड़ा दूंगा। और उस आरोपी को पकड़ा, उसको जो है खूब मतलब है कि उसको भी ऐसे ही सौंप दिया, फिर उसको मार करके जो है ना टांग दिया वहां पे कि देखो ये हश्र होता है। तो उसके बाद कहाँ से हादसे होंगे? Yes. आप एक बार एक सिर्फ बार। सख्ती दिखा दीजिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट बस। इज ए मस्ट, Yes. बिना उसके क्योंकि जब तक आप नहीं दिखाएंगे हाँ, तो जब तक लोगों के मन में दहशत नहीं होगी तब तक हमारी कानून व्यवस्था जो है ना वो चरमराई रहेगी, Yes. हादसे घटित होते रहेंगे। और यदि हम ये चाहते हैं कि ये घटनाएं ना हो तो ये तो आवश्यक है ही कि हम उन्हें अच्छे संस्कार दें। हम लड़कियों को भी जो है बहुत अच्छे से उनकी परवरिश करें और लड़कों के समान उनको जो शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर दें, आत्मरक्षा के गुण भी सिखाएं और उसे ये भी बताएं कि यदि तुमने ऐसा कोई गलत काम किया तो इसका असर बुरा होगा, Yes. डॉक्टर साहब, समाज जो उन्नत होगा। जो बात आप कह रही हैं, पिछले इलेक्शन में यूपी में ये बात प्रूव हो गई। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते रहे कि जी योगी जी बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने पुनः उनको लाके इस बात के लिए उत्साहित किया कि कि तुम आप ठीक करें। आप ठीक करें। तो इससे मैं समझता हूँ बहुत कि मुद्दा है, जरूरत बहुत सिर्फ मुद्दा है। इस बात की है कि भाई राइट किस्म की सख्ती की जाए और इंटेंशंस ठीक हो तो आम जनता डेफिनेटली ऐसे लोगों का, ऐसे लीडर्स का सहयोग करने को तैयार है। बस मेन है कि हमें जो है ना समान व्यवहार होना चाहिए Yes. सबके लिए। Yes. एक सोच हो, जी, एक जी। कानून हो। जी, जी। यदि ऐसा होगा हाँ, तब तो आप कितनी भी सख्ती कर लीजिए, यस, लोग आज नहीं तो कल आपके साथ हो होंगे, जाएंगे, आपकी बिल्कुल ठीक है। प्रशंसा करेंगे जी 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 और आपको पूर्ण सहयोग देंगे। जी, सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलता ना कि हम आएंगे, पार्टी हमारी आएगी तो हम औरतों Yes. को रक्षा देंगे, यस, हम ये करेंगे, हम हाँ। औरतों को नौकरियां हाँ, देंगे, हाँ। अब 33% पे काम होगा। हाँ, ये सब कागजी कार्रवाई नहीं, इससे जी, जी। बिल्कुल स्वरूप लाना नहीं पड़ेगा। देखिए, जब आरक्षण का मामला हमारे हरियाणा में जो हुआ था हाँ जी। तो देखा था कि मुक्तल के वहाँ पे हाँ। कितनी घटनाएं हुई, सब बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल, तो कितना बोला Yes. भाई ठीक है न्याय देंगे हाँ, और हम आरोपियों के साथ जो है यही सब करेंगे, उनकी जो भी सामने पता लग गया उसकी संपत्ति जो है वो टेक ओवर कर ली जाएगी, हाँ। उसकी भरपाई। वैसे भी कहते हैं कोई दंगे फसाद होते हैं कि जो भी सामने हमारे आएगा जिसने ऐसा किया है तो उसकी संपत्ति को हम जो है ना ले लेंगे, एक्वायर करेंगे। कोई बस चलाता पकड़ा गया या कोई भी ऐसा हुड़दंग करता हुआ, परंतु क्या हुआ? हाँ। कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। वो ठीक है, यदि ये Yes. सब ये एक्शन हमारे होने यहाँ चाहिए, भी बहुत होता जरूरी है। यस, तो कानून ठीक है। व्यवस्था इतनी लचर नहीं ठीक है, होती ठीक है। और तो डॉक्टर तो साहब सुशासन आपने होता है, एक प्रशासन बात तो की देखी वजह कि है। योगियों में और भोगियों में क्या फर्क है। बिल्कुल ठीक है। योगी ही इस तरह का साहसिक कदम उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब जनता भी जागरूक हो रही है और हमारी डेमोक्रेसी भी सही दिशा में आगे बढ़ बस रही है। ऐसा है डॉक्टर साहब, जिस दिन आप ये मोह त्याग देते हो ना हाँ। कि अगर मैंने ऐसा किया तो कल मेरे साथ क्या होगा, यस, बस जब ये भावना आपके अंदर से निकल जाती है, आप निडर निर्भीक होकर के जी। किसी कार्य को अंजाम देते हो जी तो उसका परिणाम जी। अच्छा होता है। जी, तो ये आपके सामने योगी जी का हाँ उदाहरण हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो
हमें तो श्रोताओं- यही आती समझ में क्यों लोग इसके पीछे भागते हैं। इंसान ने खाली हाथ जाना है यहाँ से, कुछ साथ Yes, जाने का, yes, yes. परंतु तो फिर श्रोताओं- भी हम संचित करने में लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ आज इस विषय को लेकर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के बहुत ही जागरूक विचार हमें सुनने को मिले हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, या अदरवाइज भी आप हमारे कमेंट्स लिख के बता सकते हैं। हमें इनका इंतज़ार रहेगा और आपके नाम सहित हम आपके कमेंट्स को आने वाले किसी भी कार्यक्रम में कहेंगे और आपको प्रयास करेंगे कि आपको भी रेडियो में बुलाएं और पार्टिसिपेट कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जिन्होंने इस परिचर्चा में प्रतिभागिता की और अपने अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया। आप सबका धन्यवाद। आपका आभार। और सबसे विशेष रूप से हमारे रेडियो भूज के निदेशक मुकेश गंभीर जी का, जो महिला सशक्तिकरण के मिशन को लेकर चल रहे हैं और ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर जो चर्चा कराते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनका ये मिशन चल रहा है। हमारी मैडम, वो मंगल तो कामनाएं इससे ही सफल साबित हो। होता है कि 6 महिलाएं बैठी हैं और 2 माड़े से पुरुष बैठे हैं। महिलाएं सशक्त हैं। श्रोताओं, आज एक बार फिर से डॉक्टर मुक्ता हमारे स्टूडियो में हैं, लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो इतना ज्वलंत विषय है कि मुझे लगा कि शायद मैं अकेला उनकी विचारधारा को संभाल ना पाऊं, तो मैंने मैडम प्रीति को गुजारिश करी, रिक्वेस्ट करी कि वो भी आए और थोड़ा सा उनके व्यू पॉइंट को समझें, सुने। और बीइंग ए वुमेन, शी कैन परहैप्स पुट द बैलेंस इन दैट व्यू पॉइंट, जो कि डॉक्टर मुक्ता ने अपने इस निबंध में लिया है। उनका निबंध है पुरुष का वर्चस्व एवं नारी। दूसरे शब्दों में पुरुष की डोमिनेंस विज़ दैट ऑफ द वुमेन। तो इसके ऊपर मैं डॉक्टर मुक्ता आपसे बात की शुरुआत करते हुए और आपके निबंध तक सीमित रहते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ और आप कृपया उसकी पुष्टि करें या उसको आप काटें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने ये निबंध जब पढ़ा मुझे लगा कि आपने स्त्री जगत की जो एक्सप्लॉइटेशन है उसका संदर्भ हमारे ग्रंथों से लेके, पुराणों से लेकर और मॉडर्न इरा तक उसको आप लेके आई हैं। बिल्कुल ठीक। इसके लिए तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने उनकी व्यथा की गाथा बहुत अच्छे संदर्भों में कही है। आपको क्या लगता है कि वाकई समाज में स्त्री इतनी प्रताड़ित है जितना कि इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है? मैं प्रीति जी को इसलिए साथ बिठाया है कि शायद अगर मैं हर एक चीज के विरोध में बात करूंगा तो आपको लगेगा कि पुरुष होने के नाते मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। नहीं, आपसे ये अपेक्षा नहीं है। आपका बहुत नहीं। संतुलित विचार बन हाँ, रहा है। तो फिर भी in order to be away from that gender bias,
मैंने मैडम प्रीति को गुजारिश करी यहाँ आने के लिए, तो आप पूरे संदर्भों में अपने निबंध जो कि चिंतन के आयाम में आपने लिया हुआ है उसके ऊपर बात करिए। जी नमस्कार। जैसा कि इस निबंध का विषय है जी पुरुष वर्चस्व और नारी। जी वर्चस्व से तात्पर्य यही है कि वो सदैव श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। और मैं तो ये कहने में भी संकोच नहीं करती कि औरत पहले भी दलित थी और आज भी है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर जी आजकल जो महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, जी आत्मनिर्भर हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिए। अन्यथा आज भी नारी की दशा शायद मैथिली शरण गुप्त की जी नारी की है अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जी जी तो यही नारी जीवन का सत्य है। जी जहाँ तक ये संबंध है कि वैदिक काल से लेकर जी सतयुग से लेकर यदि हम इस तथ्य पर विचार करते हैं जी तो मैं यही कहूँगी, जैसा कि सतयुग में आप सब जानते हैं गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया था जी बिना उस तथ्य को जाने, जी जबकि इंद्र वेश बदल कर वहां आए थे और अहिल्या वर्षों तक शिला बनकर पड़ी रही जी और राम ने उसका उद्धार त्रेता युग में जब वो आए उस शिला को स्पर्श किया तो उसका उद्धार हुआ। जी तो यही बात मन में आती है जी कि उद्धारक भी पुरुष है और जिसने श्राप किया वो भी पुरुष है। तो ये उसका वर्चस्व आप इसे कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी मुक्ता जी जी कि ये बात बिल्कुल सच है कि पुरुषों का वर्चस्व रहा, स्त्रियां दबाई गईं, सालों साल दबाई गईं जी और जो साहित्य लिखा गया वो भी पुरुषों द्वारा लिखा गया है ना। अगर कोई स्त्री ये बात लिखती तो शायद लिखती कि अहिल्या का रेप हुआ था, है ना। वेश बदल के आने की जरूरत क्या है, वेश बदल के नहीं आए होंगे इंद्र, बात ये रही होगी कि अहिल्या की किसी ने सुनी नहीं होगी और होते होते धीरे 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 बात, खाली अहिल्या की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सदियों से स्त्री और पुरुष के रिलेशन की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं रिलेशन इतने खराब होते चले गए हैं कुछ पॉइंट्स पर कि एक कटुता बढ़ गई है ना, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कश्मकश ऐसी हो गई है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप वाल्मीकि को ले ले, उधर आप जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं बहुत से ऐसे हैं कि जो बहुत अधिक क्रोधी थे और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसे औचित्य अनौचित्य का ध्यान नहीं रहता। हाँ तो यहाँ भी शायद वो उसके उन्होंने क्रोध का जो है शिकार इसी बनी। कारण आप ये से कह रही जो है हैं कि उनके वो क्रोध का उनके क्रोध शिकार। का शिकार बनी। तो ये है पुराने जमाने की। इसके बाद जैसे हम आते हैं अपने ये त्रेता युग को ले लीजिए जी तो उससे भी तो आप सब परिचित हैं, सीता की व्यथा कथा से कि किस प्रकार से सीता को जो है वो अपने पति के साथ वनवास पे गई और उसने वनवास की सारे संकट वहां पर झेले और एक बार जब स्वर्ण मृग वहां पर आया तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी कि तुम्हें इसको पार नहीं करना। उसने उस रेखा को पार किया,
ये जानकर कि उसके पति संकट में है, पुकार रहे हैं उसे, और लक्ष्मण को वहां भेज दिया। और उसके पश्चात रावण ने जो है तो वो उसको ले गया अपने साथ, अशोक वाटिका में रही। एक बात तो यहाँ पर ये भी कहने को जो है यही चाहते हैं हम कि अशोक वाटिका में सीता इतने वर्ष तक सुरक्षित रही, परंतु यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो एक बालिका अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, और अधिकतर उनके साथ जो दुष्कर्म किए जाते हैं वो अपनों के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके पश्चात यदि हम सीता की व्यथा कथा पर आते हैं तो राम उसे ले गए और एक धोबी के कहने पर उसे धोखे से वाल्मीकि के आश्रम में छुड़वा दिया, जबकि लक्ष्मण ऐसा नहीं चाहते थे, वही उसको छोड़ के आए। तो ऐसी स्थिति में वो गर्भावस्था में थी, इस बात का भी जो है ध्यान नहीं किया, जबकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। परंतु यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि उस महिला का दोष क्या था जिसने इतने वर्ष तक उनका साथ दिया, इतने वर्ष तक उसने इतने कष्ट झेले। तो एक धोबी के कहने पर आप उसको जो है अपने वहां से महल से उन्होंने निकाल दिया, और वहां पर लव कुश ने जब भी राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उनके घोड़े को पकड़ा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तब उनको ये ज्ञात हुआ, जब उन्होंने रामायण की कथा सुनी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे ये तो अपने बच्चे हैं। और सीता ने जो है उनको कहा भैया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ उन्हें ये चीज़ पता लगती है। और उसके बाद फिर उसे कहा जाता है चलो महल चलो, और वहाँ उसकी पहले अग्नि परीक्षा होती है, और जब महल में जाती है तब फिर एक बार कुछ ऐसा ही आक्षेप लगता है, और जब राम उसे कहते हैं कि तुम एक बार अग्नि परीक्षा दो, वो बहुत दुखी होती है। और धरती से ही उसका जन्म हुआ था, भूमिजा कहलाई थी सीता, और उसके बाद वो उसी धरती में समा जाती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या नारी को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं, जबकि कोर्ट कचहरी में भी मुजरिम को अवसर दिया जाता है तुम अपनी बात कह दो। तो इसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है मुक्ता जी, फिर मैं वही बात कहूँगी कि स्त्रियों से कहीं ना कहीं भूल हुई है। स्त्रियों से ये भूल हुई कि उन्होंने प्रजनन के साथ, प्रजनन की प्रक्रिया में वो कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्त हो गई। उन्होंने घर के काम और बच्चों की परवरिश में इतनी वो बिजी और इतनी खुश थी, इतनी आत्म तल्लीन हो गई, और साथ ही जो उनके साथ की और फैमिली की लेडीज थी उन्होंने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि धीरे 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 हम घर में कैद हुए जा रहे हैं। और अगर स्त्रियां साहित्य लिखती, या जैसे आप हैं, आप बड़ी साहित्यकार हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार आप प्राप्त हैं, और हरियाणा अकेडमी की आप डायरेक्टर हैं, तो इसलिए आप ये प्रश्न उठा रहे हैं। अगर हमारे उस टाइम से ऐसी, हम कहते हैं कि 10 साल में 100 औरतें भी खड़ी होती, तो आज हम इस तरह से औरतों की दुर्दशा को वो नहीं कर रहे होते। आदमी ठीक थे, ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग पूरा खराब था, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों की थोड़ी सी कमजोरी है कि उन्होंने अपने हक मांगे ही नहीं, उन्होंने फ्री काम किया। ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है। शायद हम दोनों के विचारों में भेद हो सकता है। आप अपनी बात कहिए। आपने ये बात तो ठीक कही, परंतु जो वो ग्रस्त जीवन है वो विश्वास पे चलता है। हाँ जी। और ऐसी स्थिति में जो महिलाएं थी वो पूर्ण रूप से समर्पित थी
अपने परिवार के लिए, पति के लिए, क्योंकि वो तो उनको तो एक चार दीवारी में रहना था और वो उसमें बहुत प्रसन्न रहती थी। हाँ वो वही मैं कह रही हूँ, वो बच्चों खुश के साथ रहती इतनी थी, तब वो उसमें- इतनी प्रताड़ित भी तो नहीं कह सकते हैं ना, कहीं ना कहीं मैं प्रताड़ना तो पहले से थी। एक और डॉक्टर जी, साहब पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। हाँ जी, आम तौर पर हमारे पुराने साहित्य में से सीता का, अहिल्या का और एक आध ऐसे द्रौपदी द्रौपदी है, द्रौपदी गांधारी का है। ऐसे स्त्रियों के उदाहरण दिए जाते हैं। जी जी सवाल ये पैदा होता है कि क्या समाज में गार्गी और मैत्रेयी जैसे भी हाँ, थे। हाँ, यस बहुत थे। वन वही मैं अभी कहने जा रही सेकेंडली थी। साधारण तौर पर जो स्त्री थी, क्या उसकी द्वितीय श्रेणी थी? क्या उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है जिसके प्रतीक के तौर पर हम सीता को, द्रौपदी को या अहिल्या को हम गिनते हैं? मेरा ये मानना है कि ये अपवाद के तौर पर है। और अब तो देखिए डॉक्टर साहब, आप एक बात मानेंगे, लोगों ने वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामायण में भी अंतर मानना शुरू कर जी दिया। बिल्कुल सही वो बात। ये कहते हैं कि तुलसीदास जी राम को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदर्शवादी। आदर्शवादी सिद्ध करने के लिए बहुत सी बातें उन्होंने एग्जेजरेट करके लिखी हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब इसमें भी हमें सच्चाई का पता नहीं है कि क्या वाकई सीता को प्रेगनेंसी के टाइम में जाना पड़ा, भेज दिया, क्या धोबी के कहने से उन्होंने उनको त्याग दिया? इनमें भी अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो निबंध आपने लिया है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हुए बात ये हो रही है कि पुरुष का वर्चस्व समाज में स्त्री के ऊपर कितना है, ये है आपका वक्तव्य। ठीक है। अब डॉक्टर साहब वहीं चलते इसमें हैं। हाँ वहीं चलते हैं, क्योंकि जी। हम थोड़ा सा रियलिस्टिक प्लेन पर भी बात करेंगे। जी जी मेरा मानना है और कहना है और ऑब्जर्वेशंस है, जी गृहस्थी में पुरुष प्रधान कुछ समय तक रहता है, जब तक धन उपार्जन की शक्ति उसके हाथ में होती है। ये दुनिया का सबसे कठोर सत्य है। यस, धीरे धीरे आप ये देखिएगा कि परिवार में भी जो पुरुष है वो समय के साथ सेकेंडरी पोजीशन पर आ जाता है, और घर की जो स्त्री है वो डोमिनेट करने लगती है, और जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो सारे के सारे निर्णय स्त्री अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलके करती है। वहां पर पति का वर्चस्व, उसकी डोमिनेंस मैटर नहीं करती। शादी ब्याह के उसमें आप देख लीजिए, घर के बनाने के उसको देख लीजिए, सभी निर्णयों में अगर आप सही में टटोलें तो आपको लगेगा कि जो स्त्री है उसका वर्चस्व ज्यादा है बनिस्पत की पुरुष के। और आप एक- कृपया स्पष्ट होकर ये बात करिए। इस पे मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहती जी। हूँ। आप किसी शादी के फंक्शन में चले जाइए, हाँ। आप देखिए ननिहाल वाले कितने हैं और ददिहाल वाले कितने हैं। ये बात साफ हो जाती है ना? नहीं मतलब मैं वो सारे ये present नहीं होते कहता हैं। कि आप- जो आपने इस निबंध ये सही, में हाँ ये बहुत ये सही है। अपनी जगह सही सही। है, लेकिन जरा बदलते संदर्भों में आप देखें तो सही हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है। वो इसी ये- उसमें है ना? हाँ, आते हैं हाँ हाँ कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जी मैंने इस पक्ष को भी इसमें रखा है जी कि आजकल कुछ महिलाएं इसका अपवाद हैं। जी वो ठीक है, उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक, मैं तो ये कहूंगी कि सहन किया। जैसे नल की धारा को यदि आप थोड़ा सा नल को दबा देते हो तो वो ऊपर जाती है, हाँ सब सीमाओं का अतिक्रमण कर लेती है। जी
तो उसी प्रकार से जी कुछ नारी, जो हमारा नारी समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, बिल्कुल और वो जो है कुछ भी करने को तैयार हैं। चाहे आपको देख लीजिए, पुरुषों के साथ मिलकर आज कौन सा काम वो गलत काम नहीं कर रही हैं। हाँ, और चाहे वो ऊपर से- सिरौती है, हाँ, अपहरण बिल्कुल, में बिल्कुल। या दुष्कर्म में उनकी सहायता कर रही हैं। डॉक्टर साहब, गलत क्यों की बात करते हैं? आजकल वो पुरुष के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के भी तो काम हाँ करते जी, हैं। नहीं अच्छी हम भी इस पे हाँ, भी आते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो हो गए भी ठीक है। हाँ, दूसरा पक्ष ये है जी कि आज के युग में बहुत महंगाई है, जी और महिलाएं अपने परिवार को सुख सुविधाएं देने के लिए, बिल्कुल। बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए वो भी काम कर रही हैं। हाँ, तो वहाँ पर भी हम ये भी देखते हैं कई जगह पर, कई घरों में, तो वहाँ भी वो उनको बहुत प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। हम्म, क्योंकि जो पहले के, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, वो तो वही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी पुत्र वधू भले काम करके आए, पर जो है रसोई का काम उसी को संभालना है। देखिए, आने के बाद चाय हाँ, वो बनाएगी, ठीक उसका है। पति नहीं बनाए, हाँ, वो वो ठीक उसको है। हाथ में जो है पानी का गिलास भी प्राइमरीली डॉक्टर साहब, आप ये मान के चलें, आर्स इज ए पेट्रियार्किकल सोसाइटी। हाँ जी, ये तो सत्तात्मक हाँ, जो है हाँ, ये तो युग है। प्राइमरी बात है जिसको हमें लेके आगे चलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है, बिल्कुल। और इस एक्सटेंट तक हो रही है कि वो सिर्फ शिक्षा में ही बराबर नहीं है, हर मामले में वो नौकरी में- पैसे कमाने में भी बराबर की हैं, उनसे ऊपर है। Business उनसे में- ऊपर हैं, उनसे ऊपर हाँ, हैं। हाँ, तो- जितनी महिलाएं देख लीजिए। वहां फिर डोमिनेंस का भी ऊपर होने के प्रमाण हमें बड़े अच्छे से मिलते हैं बिल्कुल। कि स्त्री जो है वो डिक्टेट करती है कि मुझे अपने परिवार में इस तरह की व्यवस्था चाहिए, और पुरुष को वो मानना पड़ता है, चाहे वो दबे शब्दों में माने, चाहे वैसे स्वीकार करे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं कि दबे हुए, मैं तो सीधा कहती हूँ कि जी कई परिवारों में स्त्रियों की भूमिका इतनी गलत है हाँ, कि पुरुष खराब। वास्तव में बेचारा बन के रह गया। बिल्कुल सही बात कह रही हैं, वो बिल्कुल सही। उन्हें जो है अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाती हैं। और कुछ कानून भी औरतों के फेवर में वो इतने ये ज्यादा- कि कानून जो है ये ऐसे बना दिए गए जी कि वो दहेज का आरोप लगा करके किसी को भी, पूरे परिवार को भेज देती हाँ, है शिक्षों हाँ, के पीछे। बिल्कुल ठीक बात। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, दूसरा पक्ष लीजिए तो घरेलू हिंसा के मामले कुछ बढ़ते भी जा रहे हैं, हाँ। जी, और कुछ महिलाओं ने या कुछ परिवारों ने इसे एक धंधा बना लिया हाँ, कि आप घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाइए, तुरंत पुलिस आएगी और उनको अनअवेलेबल है, हाँ। आपकी बेल भी नहीं होगी उस हाँ, स्थिति में। ठीक बात है। और तो ये दोनों देखिए, पक्ष हाँ, होते हैं। तो Yes. पहले शोषण हो रहा था स्त्री का, हाँ, अब कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर पुरुषों का शोषण हो रहा है। Yes. बिल्कुल। Yes. उनके परिवार जो हैं वो एक कगार पर खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचारे मतलब ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, उन्हें हाँ। कुछ नहीं सूझता कि वो क्या करें। बिल्कुल। जी, डॉक्टर साहब, एक समय था जब शादी के समय स्त्री वर्ग के परिवार को इस बात का डर रहता था कि जिस परिवार से हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो कैसा है। जी। आजकल कई गुना ज्यादा उल्टा हो गया है। लड़के वाले बिल्कुल डरते ठीक हैं। Yes. बिल्कुल सही बात है। मतलब पहले तो सीख दी जाती थी, यस भाई ठीक है, आज पहले तो बचपन से ही उसे बता दिया जाता था Yeah. कि हाँ। उसके पिता भाई भैया ये घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर तुम्हारा होगा। यस और विदाई के समय पर उसे सीख दी जाती थी हाँ कि अब तुम उस घर में जा रही हो, हाँ अब तुम्हारी अर्थी उसी चौखट से निकलनी चाहिए, हम्म, और इस घर में आओ तो अकेले मत आना। बिल्कुल ठीक। और इस तरह से हाँ जो जितने हमारे हादसे होते थे, हाँ चाहे महिलाएं कितनी दुखी भी रहती थी, राइट पर वो अपने माता पिता को उस तथ्य से अवगत नहीं कराती थी
जी कि वो कितनी पीड़ा में है, जी। कितने कष्ट में है। जी वो ये जानती थी कि इनको दुख होगा, यहाँ परंतु आजकल मैं ये कहना चाहूंगी कि जाते हुए यही सीख दे देते हैं, भाई कोई भी बात हो बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल। फोन से हम बता ईंट से दें। ईंट बजा देंगे। जहाँ तक आप फोन की बात करते हो वो तो पूछो ही नहीं। आजकल हाँ, जो बिल्कुल। विवाहित जो महिलाएं हैं आजकल की, हाँ, उनका तो घर परिवार फोन से ही तो चलता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही हर बात। मतलब उनकी सांस लेने की सूचना भी माँ बाप Yes. के पास होती है। बिल्कुल तो अंततः डॉक्टर साहब अगर हम निष्कर्षतः बात को समझने का प्रयास करें तो बात यह है, बदलते वक्त के परिवेश में। साथ, बदलते परिवेश के साथ चीजें बदल तो रही हैं, लेकिन आज भी उस संतुलन की, उस बैलेंस की जरूरत है जो पहले भी कभी हुआ करती थी। अब क्योंकि धीरे धीरे स्त्री में जागरूकता आ रही है, वो भी बराबर की पढ़ी लिखी हैं, बराबर की कमाई करते हैं, तो इसलिए अच्छा एक और चीज देखें डॉक्टर साहब, पहले कंसेप्ट्स थे कि लड़की के माँ बाप लड़की के घर जाने में परहेज करते थे। पानी नहीं पीते थे। यस, आज ये स्थिति हो गई है कि करना आम नहीं तौर पर जो लड़की के माँ बाप हैं वो वही लड़की के घर जाकर ज्यादा रहते हैं। ज्यादा एडजस्टेड फील करते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। बिल्कुल ये बदलते संदर्भों का जो एक है नया रूप। एक नया रूप हमारे सामने आ सिर्फ रहा है। एक चीज मैं और जो हाँ यहाँ जी। पे आपसे डिस्कस करना जी चाहूंगी जी कि भले कानून बहुत बना दिए सरकार ने, जी समानता का अधिकार दे दिया है, जी परंतु कितनी महिलाएं सजग हुई हैं, कितनी Yes. सशक्त हुई हैं। बिल्कुल एक जो हमारी 90% आबादी जो आज भी अशिक्षित है, गांव में रहती हैं, उन्हें तो हर दिन घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। हर दिन उनके साथ जो है वो कह दीजिए कि दुष्कर्म के हादसे भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वो परसेंटेज कम है मुक्ता जी। नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। आप और बिल्कुल मैं तो उनके- ये सोचती हूँ आप कि उनके मीडिया भीतर का सच देखिए जाके, कभी उनसे मिलिए, और फिर आपको पता लगेगा कि वो किस तरह से तिल तिल कर मरती हैं। वो हर दिन मरती हैं, उनके साथ बहुत ही जुल्म होते हैं। और आज के युग में भी जो महिलाएं सजग भी हैं, यदि वो कोई कदम उठाती हैं, किसी चीज का विरोध करती हैं, तो आप देखिए क्या दशा होती है। हाँ हाँ, हाँ, ये तो पहले भी समाज- भी उनके है। परिवार Yes. वालों को जो है मारने की धमकी दी जाती है, जी जी कि उनके साथ जो व्यवहार होता है हाँ कि लेकिन मुझे आखिर में ना उन्हें जो है वो जीवन हाँ। से हाथ धोना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पे मीडिया को एक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मीडिया ने औरतों के फेवर में जाके ये बात कड़ाई से उठाई है। कहीं पे भी कोई बात होती है, आप देखिए न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, टीवी पे बड़े बड़े उनके इंटरव्यूज, चाहे उनको परिणाम जो भी मिले, लेकिन कड़ाई से लोग इस बात को फैला रहे हैं। हम आज भी तो यही डिस्कस कर रहे हैं ना, बिल्कुल। रेडियो के माध्यम से भी तो हम यही कहना चाह रहे हैं ना कहीं हम औरत के हक की ही बात कर रहे हैं। तो ये तो फैला है और जागरूक हुए हैं लोग। ये बात जरूर है कि सदियों से चला आ रहा है, तो Yes. हमें वक्त लगने वाला है। और आपका ये लेख वाकई आंख खोल देने वाला है कि, और वैसे भी ना कोई भी कहानी हो, कोई भी लेख हो, बनता तो वो किसी एक्सट्रीम पर ही है ना। अब मैं बहुत तो है ना। वास्तव में जैसे कि हम अगर ये द्रौपदी और गांधारी का जी। उदाहरण लेते हैं, जी 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 तो जो उनके साथ हुआ, जी ठीक है ना, तो क्या आज के युग में नहीं हो रहा? हो रहा है। अच्छा, जी। और इसके बाद जो है, क्या हर औरत गांधारी नहीं है? जी क्या उसे भाई अपने परिवार या पति के आदेशों की अनुपालना नहीं करनी पड़ती? यहाँ मैं मैं आपसे ये कहती हूँ कि differ ठीक करती है, हूँ। नहीं अपवाद अवश्य हैं, ठीक है, पर अधिकतर हम उस बात को लेकर चलेंगे कि जो हमारी अधिकतर महिलाएं हैं वो किस दौर से गुजर रही हैं, जी तो हमें उनके पक्ष को भी तो देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता मुक्ता जी कि कहीं ना कहीं रिश्तों में सामंजस्य हो, इस बात की पढ़ाई समाज में नहीं कराई गई,
और सीधे दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ जोड़ दिया गया। पुरुष का स्वभाव स्त्री के स्वभाव से अलग है, ये बात हमें कभी नहीं सिखाई गई। मैं अब इसी बात पर आती हूँ जी। अपने मूल्यों की बात की, ठीक है। हमारे जीवन मूल्य जो है वो दरक रहे हैं आजकल जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले भी हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बेटे बेटे की परवरिश में अंतर कई परिवारों में बहुत ज्यादा अंतर होता है जी। और कई बहुत अक्सर जो होता है कि जो लड़कियों को अपने भाइयों की उत्तरन पे जो है उनका पालन पोषण होता है, परंतु आजकल हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत कम हो गया है। जी थप्पड़ हमेशा बेटा ही खाता था, लड़कियां पैर ही पूछे जाते थे आमतौर पे घरों में। मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि हम उनको ये शिक्षा नहीं देते, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते। जो कुछ हम अपनी बेटी को सिखाते हैं वो लड़कों को नहीं सिखाते, ये 100% उनको सच भी है। यही सिखा देंगे भी तुम्हें धैर्य से रहना है, कैसे भी तुम में सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो जो तुम्हारे जो जीवन मूल्य है वो दोनों के लिए समान है। बहुत काम की और बहुत अच्छी बात कही है आपने गुप्ता जी। जब तक हम जो है बच्चों की परवरिश इस ढंग से नहीं करेंगे तब समाज में परिवर्तन नहीं होगा। एक डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सामयिक एस्पेक्ट को भी टच किया, दैट वाज लिव इन रिलेशनशिप। तो उसके बारे में आप वोकली इसके अगेंस्ट बात करते हो, अगेंस्ट इन द सेंस कि भाई मैं तो बहुत विरोध हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बना दिया जी कि लिव इन में आप रह सकते हो जी। परंतु आज भी हम देखते हैं कि अभी मैं देख रही थी उस दिन 1 घंटे का प्रोग्राम था टीवी पे, यही डिस्कशन थी। और वैसे भी क्या देखते हैं जो हमारे यहाँ बेटियां हैं जो बहुत अपने आप को मॉडर्न समझती हैं, माता पिता का तो ना वो ख्याल रखती हैं ना उनकी बातों से सहमत होती हैं, तो वो ठीक है लिव इन में रहने लगती हैं। थोड़े दिन के पश्चात क्या होता है, आकाश से सीधी पाताल में आके गिरती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा दोषारोपण तो महिला पर ही होता है जी। फिर वो यही कह देते हैं, अरे जो अपने माँ बाप की नहीं हुई मेरी क्या होगी, क्या पता भाई तुम किसी और के साथ भी रही होगी या कुछ है, और पता नहीं उनको कैसी विभीषिकाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा समाज में बदलाव आ रहा है। जैसे मैं कुछ काफी यंग बच्चों को जानती हूँ, 25 साल से लेके 30 साल के बच्चों को, वो इतने फ्रैंक हैं या कहिए वो इतने सच्चे हैं, वो आपस में खुल के बात करते हैं। और जैसे शादी भी कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड था या इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और वो इस बात को उतना बुरा भी नहीं मानते। लेकिन आपकी ये बात सच है कि वो परसेंटेज बहुत कम है, पर ऐसे सच्चे बच्चे हैं और वो नहीं बुरा मानते। हाँ, ये बात है कि अब लिव इन रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है और भारतीय समाज की बात आती है, यहाँ पर शारीरिक जो वो है, क्या कहना चाहिए, शारीरिक संबंध और शरीर सिर्फ स्त्री का पवित्र होना चाहिए, पुरुष से किसी को कोई मतलब नहीं है। और हमें औरतों को इस बात से आगे उठना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा ही शरीर नहीं है, अरे तुम्हारे शरीर से तो निकला है वो आदमी, ये याद रखो। तुमने पैदा करके एक पुरुष को निकाल दिया, अब तुम अपने इस बात से अलग हटो। तो हम औरतों को, औरतें ही तो देखने लगती हैं कि भाई वो उसके साथ रह रही थी तो वो गड़बड़ हो गई। तो कहीं ना कहीं इस, और ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वो बच्चे वो वेब सीरीज देख रहे हैं, वो हॉलीवुड की मूवीज देख रहे हैं, वो परिवर्तन आना ही था। पर हमारे साथ ये है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और हर औरत और हर लड़की को हमें इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो इतनी काबिल हो कि कोई उसका शारीरिक शोषण लिव इन रिलेशनशिप के उस पे ना कर पाए, है ना? ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कुछ बच्चों से आप भाई परिचित हैं। हाँ, मैं तो पता नहीं, मतलब है कि मैं तो कह सकती हूँ कि लाख से ऊपर बच्चों के साथ रहे, उनके साथ जो है उनको देखा है,
उनके, और विशेष रूप से मैं महिला महाविद्यालय में मैंने 6 साल तक नहीं मैं प्राचार्य के रूप में मैं वहाँ रही, तो मैंने उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया, उनके माता पिता को देखा कि उनका दृष्टिकोण ये है। और आज आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि जो लड़कियां रहती भी हैं, या वो आप सीधे ही मान लीजिए, आप बहुत आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना ही ये है लव मैरिजेस का, बच्चे अपनी पसंद से करते हैं और माता पिता भी यही कहते हैं, भाई अपने आप कर लो, कल को हमें तो दोष नहीं दोगे। हाँ, तो सब उनका इसमें उनका दो अंजाम बातें क्या होता है? अलग-अलग हैं। हाँ। टू हैव ए लव मैरिज is a different concept, जी जी, but to first have a live-in relationship live-in and then get married is a ये अलग- different thing. और उसमें दोनों अपनी सुविधा के लिए रह रहे होते हैं। हाँ। मुक्ता जी, कुछ लोग अपने रेंट को बचाने के लिए रह रहे हाँ हैं। जी, बहुत ऐसे ही है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि 95% लोगों का अंजाम जो है वो अच्छा हाँ, नहीं होता, उन्हें दूसरा पार्टनर मतलब महिलाओं को मुंह की खानी पड़ती है। आखिर में जो है सारा दोषारोपण उसी पे ही किया जाता है। नहीं तो ये इतनी जो आप देखते हैं सिंगल पेरेंट सिस्टम जो इतना है, ये बढ़ते हुए जो तलाक हैं, ये समस्या हमारे सामने नहीं आती। तो इसलिए मैं तो लिव इन को अच्छा नहीं मानती। और इसी तरह से ये जो मी टू वाला इन्होंने चलाया है, ये उससे भी ज्यादा कष्टकारी है कि एक महिला को आपने स्वतंत्रता दे दी, 25 वर्ष पहले भी यदि उसके साथ कोई घटना घटित हुई है तो वो आज उसको उजागर कर सकती है। बिल्कुल, पहले वो करती है तो हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं। और ये नहीं आप सोच सकते कि उस महिला के साथ ऐसा यदि हुआ तो हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी या उसने खुद ही ये फैसला लिया होगा, परंतु आज जब वो उस पे दोषारोपण करती है तो ये भी बहुत हाँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। That is more हाँ, exploitation of males than females. बिल्कुल बहुत गलत है कि आप पहले- किसी पे भी उठा के इल्जाम लगा दो। नहीं, कितने पहले- झूठे इल्जाम भी लगे। यार। और हमारे केस अपना में काम भी देखे। निकाल लिया है, महिलाएं पहले अपना Yes. काम भी निकालने जाती हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ऐसी स्थिति में ये दोनों जो हैं, मैं तो यही मानती हूँ कि ये हमारे समाज का जो है वो कह दो, चाहे कोड कह दो, चाहे बदलते नहीं, समाज के ग्रे- परिवेश में ये चीजें ये सामने अच्छा, आ रही हाँ हैं जी, हाँ जी। और क्योंकि कोई नियम निर्धारित नहीं है इसलिए और ज्यादा दिक्कत की बात रहती है इनमें। तो इस बात से तो एटलीस्ट मैं भी सहमत हूँ कि मी टू इज रियली ए स्टेप अगेंस्ट मेल एंड देयर ईगो, देन देयर प्रेस्टीज एंड एवरीथिंग। तो ये This is a curse. हाँ, दिस इज ए कर्स जो कि कहा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आज के इस सामयिक विषय पर जो हमने आप दोनों के विचार सुने, मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोता भी इसको सुन के लाभान्वित हुए होंगे और हम उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो अपने व्यूज भी अगर हमें कमेंट बॉक्स में डालें। यस उसमें डालें या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजें, तो जब हम अगली बार इस विषय पर बात करेंगे तो उसको भी हम शामिल करेंगे। मैं भी चाहूंगी कि यूथ सामने आए, Yes, yes. हम अवगत हों उनके विचारों से। जी जी। और आजकल ये अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वास्तव में पुरुषों की जो जिंदगी है वो कई जगह पर बिल्कुल नरक बनी हुई है और उसके डर से कि महिलाएं उन पर दोषारोपण कर देंगी Yes, yes. तो उनके परिवार को भी उनके साथ जेल में जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे दुखद है। बच्चे हैं बिल्कुल कि सही जो बात। विवाह नहीं कर रहे और क्या कि दूर दूर तक के जो संबंधी है वो भी लपेट में आ जाते हैं। हाँ, अगर कोई बैलेंस नहीं बनेगा तो लोग शादी से कतराने लगते Naturally. बस वही कि विवाह संस्था को आजकल लोग नकार रहे हैं। जी जी। कुछ लोगों ने भी यही सोच लिया ठीक है लिव इन में रहो, यूज एंड थ्रो, जब तक आपको सही बात। वैसे भी है कि संबंध तभी तक रखिए बिल्कुल बिल्कुल। जब तक
आप जब तक के हिसाब निपटी से है वो ना, हाँ। चलती है, जब हाँ। तक आप उनका निर्वहन कर सकते हो Yes, करिए, yes, और वरना आप ठीक है अलग हो जाइए। ठीक है। परंतु पहले ऐसा नहीं था, ठीक। यही शिक्षा दी जाती थी। Yes. ठीक है, हमारी तो वही है कि इन्हीं संवेदनाएं शब्दों के जीवित साथ हम आज के इस विषय को विराम देते हैं और श्रोताओं से ये तवक्को करते हैं कि वो अपने व्यू पॉइंट को हमारे सम्मुख वन वे और दी अदर भेजें, ताकि हम उनको, उन विचारों को भी अपने इस डिस्कशन का हिस्सा बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत नमस्ते। आभार।